हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दिसंबर 2022 के थर्ड वीक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 दिसंबर के बीच में करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। आपको बता दूं कि इसी तरीके से हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 14 दिसंबर तक की जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लिया है। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लियो वाराडकर इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो लियो वाराडकर जो हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको हाल ही में जो आयरलैंड कंट्री है, जो कि एक यूरोपीय देश है, यहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि इसी तरीके से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति को वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषि सुनक। तो दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, एक तो ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के अंदर बने हैं और आयरलैंड में बने हैं लियो वाराडकर। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से सभी 36 राफेल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था टोटल 36 राफेल विमान खरीदने के लिए, और सभी के सभी जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट हैं अब भारत को मिल चुके हैं। हाल ही में जो 36वां राफेल विमान है वो भारत में लाया गया है 15 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये समझौता कब हुआ था, कौन से साल में ये डील हुई थी? साल 2016 के अंदर। 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस के साथ में टोटल 36 राफेल विमान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रांस की कौन सी कंपनी इसको बनाती है उसका नाम भी याद रखिए, उसका नाम है डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन जो है वो राफेल विमानों को बनाती है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं ये हर साल अमेरिका के अंदर प्रदान किए जाते हैं और जनवरी 2023 में इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए 2 नामांकन प्राप्त किए हैं भारत की एक फिल्म ने, जिसका नाम है RRR। वैसे तो भारत में कई सारी फिल्में हैं पहले भी जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नामांकित किया गया था, लेकिन जो RRR है ये पहली ऐसी भारत की फिल्म है जिसको 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इनमें से एक कैटेगरी तो है जिसको बोलते हैं बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, या फिर इसी को बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। इसमें जो गाना है नाटू नाटू, उसी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भी इसको नॉमिनेट किया गया है। जो RRR फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर का नाम है SS राजामौली, SS राजामौली। और इस फिल्म के अंदर जिन 2 लीड एक्टर्स ने यहाँ पर भूमिका निभाई है उनमें से एक हैं जूनियर NTR और दूसरे जो हैं उनका नाम है रामचरण। तो इन 2 एक्टर्स ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। ये जो फिल्म है ये भारत के 2 महान फ्रीडम फाइटर्स के जीवन पर आधारित है। उनमें से एक तो हैं अल्लूरी सीताराम राजू जिनका किरदार निभाया है रामचरण ने, और दूसरे हैं कोमाराम भीम। तो कोमाराम भीम की भूमिका निभाई है जूनियर NTR ने। तो इस फिल्म के बारे में ये सारी बातें याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं ये भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। ये हाल ही में 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ पर इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर परिसर के अंदर महात्मा गांधी की एक स्टैचू स्थापित की गई है और ये पहली महात्मा गांधी की स्टैचू है जो कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के परिसर में स्थापित की गई है। तो इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये भी मौजूद थे। साथ ही यूनाइटेड नेशन में भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि रुचिरा कंबोज, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है तो आपको 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि
यूनाइटेड नेशन के आपको पता है टोटल 6 अंग होते हैं इनमें से। तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। तो इन 10 अस्थायी सदस्यों में से भारत भी आज के समय इसमें शामिल है। भारत को 2021 और 2022 इन 2 सालों के लिए चुना गया था। तो इसके चलते दिसंबर 2022 में भारत का जो कार्यकाल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो समाप्त होने वाला है। आपको ये भी पता होगा कि हर 1 महीने के लिए इन 15 में से किसी एक मेंबर कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दी जाती है। तो भारत अपने इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान 2 बार इसका अध्यक्ष चुना गया था। एक तो अगस्त 2021 में और अभी दिसंबर 2022 में जाते जाते यहाँ पर भारत को एक बार फिर से यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बातें आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में याद रखनी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन होंगी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है और ये कहाँ पर है? ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के अंदर एक जगह है, कैम्ब्रिज। तो वहाँ पर ये स्थित है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली अश्वेत अध्यक्ष अपॉइंट की गई है, जिनका नाम है क्लाडाइन गे। क्लाडाइन गे जो है ये पहली अश्वेत अध्यक्ष होंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आपको बता दूं ये 1 जुलाई 2023 को अपना पदभार संभालेंगी, 1 जुलाई 2023 को। तो अभी के लिए कौन है? अभी के लिए हैं लॉरेंस बेको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हर साल वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है 14 दिसंबर को, यानी कि प्रकृति को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व बहाली दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और इस बार के वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे के अवसर पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसने दुनिया के 10 ऐसे कार्यक्रमों की सूची जारी की है जो कि प्रकृति को बचाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों की लिस्ट जारी की गई है जिनकी टोटल संख्या है 10। इनमें से भारत के भी एक कार्यक्रम को शामिल किया गया है जो कि है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे के बारे में आपको पता होगा, साल 2014 के अंदर इसको शुरू किया गया था। गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए साल 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने रेस्टोरेशन के लिए जो दुनिया के टॉप 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की लिस्ट जारी की है उसमें भारत की नमामि गंगे को भी शामिल किया गया है। नमामि गंगे का मैस्कट क्या है ये आपको याद रखना है। नमामि गंगे का शुभंकर है चाचा चौधरी। तो ये बताइए अब, जनवरी 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप होता है ये 15वां संस्करण इसका होने वाला है जनवरी 2023 के अंदर और ये आयोजित किया जाएगा भारत में। शो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बार भारत को ये मेज़बानी दी गई है। हालांकि इससे पहले भी भारत ने 3 बार इसकी मेज़बानी की है, तो ये चौथा मौका होगा जब भारत को ये मेज़बानी मिली है। ये भारत में होने वाला है तो कहाँ पर होगा? तो भारत के ओडिशा राज्य को इसके लिए चुना गया है। ओडिशा में 2 जगह हैं, एक तो भुवनेश्वर जो कि यहाँ की कैपिटल है और दूसरा राउरकेला। तो इन्हीं दोनों शहरों के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम और राउरकेला में बनाया गया है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो इन्हीं दोनों स्टेडियम के अंदर इसके मैच खेले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि पुरुषों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार यानी कि ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं टाटा स्टील जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल पार्टनर बना है। निम्न में से किस देश के अंदर मेटे फ्रेडरिक्सन को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो है ये आज के समय डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये डेनमार्क के इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इनको साल 2019 के अंदर ही पहली बार यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था और अभी एक बार फिर से इनको चुन लिया गया है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन में एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये दुनिया भर के जो सबसे साफ समुद्र तट होते हैं उनको एक टैग देता है जिसको बोलते हैं ब्लू फ्लैग टैग।
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है दुनिया के सबसे साफ बीचेस को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। और भारत के अंदर टोटल 12 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला था, जो कि दोनों के दोनों लक्षद्वीप के अंदर हैं। एक का नाम है थुंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में किस स्थान पर हुई झड़प में कई सैनिक घायल हो गए? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि तवांग। तवांग आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। तो यहाँ पर हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई और इसमें कई सारे सैनिक जो हैं वो घायल हो गए। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का मतलब ये है कि साल की सबसे बेस्ट महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, क्योंकि WTA का मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन और ये वो संस्था है जो कि महिलाओं के लिए टेनिस के टूर्नामेंट्स आयोजित करती है। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है ईगा स्वियातेक को। ईगा स्वियातेक कौन है? ये पोलैंड की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आज के समय विश्व में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साल की सबसे बेस्ट महिला टेनिस खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो ईगा स्वियातेक को दिया गया है। गुजरात विधानसभा का नया अध्यक्ष यानी कि नया स्पीकर किसको चुना गया है? तो हाल ही में आपको पता है गुजरात विधानसभा चुनाव करवाए गए थे, जहां पर बीजेपी ने यहां पर बहुमत की सरकार बनाई है। तो गुजरात विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है शंकर चौधरी। तो ये तो बन गए हैं स्पीकर। इनके अलावा डिप्टी स्पीकर बनाया गया है जेठा भारवाड़ को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की है असम की सरकार ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की है। ये राज्य के अंदर सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें जो पैसा होता है, जो लाभार्थी होते हैं उनके खातों में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अरुणोदय 2.0 जो है इसमें जो राज्य के गरीब लोग हैं उनके खातों में हर महीने पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। और अब ये जो राशि है बढ़ाकर कर दी गई है 1250 रुपये। पहले इस योजना को अरुणोदय नाम से शुरू किया गया था 2020 के अंदर ही, और अभी इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है, जिसमें पहली चीज़ तो ये कि कुछ लाभार्थी नए जोड़े गए हैं, साथ ही इसमें जो अमाउंट है वो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 1250 रुपये। तो इसमें राज्य के जो गरीब लोग हैं उनके खातों में अब 1250 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे। हाल ही में 7वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है और ये भारत के अंदर जो छोटी नदियां हैं उनके संरक्षण के ऊपर केंद्रित था। तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। और भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। हाल ही में रिटायर्ड नायक भैरव सिंह की डेथ हो गई है। आपको बताना है कि इन्होंने कौन से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भैरव सिंह जो हैं ये बीएसएफ के जवान थे और 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो उस दौरान इनको राजस्थान के लोंगेवाला में तैनात किया गया था। बाद में इनकी बहादुरी के लिए इनको सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार 1971 के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट 15B का दूसरा युद्धपोत कौन सा है जिसको 18 दिसंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B जो है इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए टोटल 4 डेस्ट्रॉयर जहाज बनाए जाने हैं और ये काम दिया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। और इसमें जो चारों के चारों डेस्ट्रॉयर जहाज हैं उनके नाम भारत के अलग अलग शहरों के नाम पर रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत यही जो 4 जहाज हैं इनको बनाया जाना है। ये सभी के सभी विध्वंसक जहाज हैं यानी कि डेस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इनमें से एक तो है INS विशाखापत्तनम, जिसको पिछले साल ही कमीशन कर दिया गया था, तो ये आंसर नहीं हो सकता है।
और बाकी जो आईएनएस सूरत और आईएनएस इम्फाल हैं ये अभी लॉन्च कर दिए गए हैं, अभी ये कमीशन नहीं हुए हैं। तो अभी जो कमीशन हुआ है उसका नाम है आईएनएस मोर्मुगांव, जिसका नाम गोवा के एक शहर के नाम पर रखा गया है। तो आईएनएस मोर्मुगांव जो है इसको हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत टोटल 4 जहाज बनाए जाने हैं, इनमें से 2 तो कमीशन हो चुके हैं और 2 अभी लॉन्च हुए हैं, कमीशन होना बाकी है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इन जहाज़ों को कौन से शिपयार्ड ने बनाए हैं, तो आपको बताना होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच में यात्री नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। तो जल्द ही भारत और श्रीलंका के बीच में यात्री नौका सेवा शुरू होने वाली है, यानी कि इस तरीके से पैसेंजर फेरी सर्विस चलेगी भारत और श्रीलंका के बीच में। ये कहाँ कहाँ तक जाएगी ये अभी आपको याद रखना है। श्रीलंका में जो जाफना जिला है यहाँ से लेकर के भारत के पुदुचेरी तक ये चलेंगी। श्रीलंका के जाफना जिले से लेकर के भारत के पुदुचेरी के बीच में ये पैसेंजर फेरी सर्विस चलाई जाएंगी, जिसमें एक बार में 300 से 400 यात्री इस फेरी के अंदर जा सकते हैं। तो ये जल्द ही जनवरी 2023 के अंदर शुरू होने वाली है, इसकी भारत ने सहमति दे दी है। 17 दिसंबर 2022 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो भारत के अंदर जो जोनल काउंसिल हैं उनमें से एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल। इसमें 4 राज्य आते हैं, एक तो बिहार और दूसरा ओडिशा, तीसरा झारखंड और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इस बार पश्चिम बंगाल ने इसकी मेजबानी की है। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और भारत में जो सभी 5 जोनल काउंसिल हैं उसका जो अध्यक्ष होता है, यानी कि जिसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, वो होते हैं भारत के गृह मंत्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। इसमें जो राज्य हैं उनके बीच में आपसी चर्चा की जाती है। 18 दिसंबर 2022 को पूर्वोत्तर परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो सबसे पहले आपको बता दूं, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जोनल काउंसिल है, भारत के राज्यों को टोटल 5 जोनल काउंसिल में बांटा गया है। लेकिन जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए एक अलग से काउंसिल है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यानी कि पूर्वोत्तर परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। तो ये भारत के अंदर जो 5 जोनल काउंसिल हैं उनसे अलग है। इसमें भारत के जो सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको शामिल किया गया है। पहले सिक्किम शामिल नहीं था, लेकिन साल 2002 के अंदर सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिलोंग। आप देख सकते हैं कि 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इस साल इसको 50 साल कंप्लीट हुए हैं, और किसी भी घटना को जब 50 साल कंप्लीट होते हैं तो उसको स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो इसका स्वर्ण जयंती समारोह हाल ही में इसके हेडक्वार्टर यानी कि शिलोंग में आयोजित किया गया था, और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। हाल ही में किस कंपनी ने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? यहाँ पर IEI का मतलब है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। तो इस संस्था के द्वारा इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में दिया गया है NMDC लिमिटेड को। NMDC लिमिटेड जो है ये भारत की खनिज उत्पादन कंपनी है, और लौह अयस्क जो होता है आयरन और उसके उत्पादन में ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसी को हाल ही में 2022 का IEI इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? NMDC का हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। 20 दिसंबर 2022 को किस मंत्रालय ने संसद भवन में सांसदों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव आयोजित किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2023 को डिक्लेयर किया गया है। इसका प्रस्ताव भारत ने ही रखा था, जिसका 70 से भी ज़्यादा देशों ने समर्थन किया था। तो भारत के ही प्रस्ताव पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और मोटा अनाज जो मिलेट होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसी कारण से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए हाल ही में भारत के कृषि मंत्रालय ने भारत के सांसदों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था मोटा अनाज खाद्य उत्सव। तो इस उत्सव के दौरान जो
भारत के सांसद हैं उनको मोटे अनाज से बने जो व्यंजन हैं वो यहाँ पर परोसे गए हैं। तो कृषि मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है, ये आपको याद रखना है। भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस भारतीय ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है ये जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए सौंदर्य प्रतियोगिता होती है और 2022 में इसका आयोजन किया गया है अमेरिका के लॉस वेगस में। अमेरिका के लॉस वेगस में इसका आयोजन किया गया था और इसको जीता है भारत की सरगम कौशल ने। सरगम कौशल जो है ये जम्मू की रहने वाली हैं और इन्होंने साल 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है यानी कि अदिति गोवित्रिकर। अदिति गोवित्रिकर जो है ये पहली महिला थी भारत की जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था सन 2001 के अंदर, और अब 21 साल के बाद किसी भारतीय ने जीता है और उनका नाम है सरगम कौशल। यहाँ पे जो ऑप्शन सी के अंदर लिखा है साइलिन फोर्ड, ये 2021 की मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता थी, तो इन्होंने भारत की सरगम कौशल को यहाँ पर ताज पहनाया इस बार। विश्व एथलेटिक्स के द्वारा विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको दिया गया है? यानी कि आपको बताना है कि एथलेटिक्स में साल के सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन रहे। तो इनका नाम है आर्मंड डुप्लांटिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये वैसे तो अमेरिकी मूल के हैं लेकिन ये स्वीडन के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है। तो स्वीडन के एक मशहूर पोल वाल्टर हैं, यानी कि जो पोल वाल्ट स्पोर्ट होता है उसके अंदर ये प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये आज के समय इसमें वर्ल्ड चैंपियन है। तो इनको साल 2022 का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। सेम इसी तरीके से आपसे महिलाओं में भी पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स के द्वारा विश्व महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको दिया गया है? तो एथलेटिक्स में साल 2022 की सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी रही है सिडनी मैकलाघिन। सिडनी मैकलाघिन जो है ये अमेरिका की एक हर्डल रेस की चैंपियन है। हर्डल रेस यानी कि जो बाधा दौड़ होती है उसमें ये प्रतिस्पर्धा करती है और आज के समय ये उसमें वर्ल्ड चैंपियन है। तो इनको महिलाओं में सबसे बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट 2020 कौन सी टीम ने जीता है? तो हाल ही में ब्लाइंड लोगों के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और इसमें विजेता बना है भारत। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक ये जितनी भी बार हुआ है ये भारत में ही हुआ है। तो ये तीसरी बार हुआ था, यानी कि इसके 3 संस्करण हो चुके हैं और तीनों के तीनों मेजबानी की है अपने भारत देश ने। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी रही कि तीनों टूर्नामेंट को भारत ने ही जीता है। तो इस बार जो भारत ने जीता है ये इसका तीसरा खिताब है और यहाँ पर भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। तो अगला क्वेश्चन इसी के बारे में है, 5 से लेकर के 17 दिसंबर तक नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन से देश में किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि मेज़बानी भी भारत ने की है और भारत ने इसको जीता भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो पूर्व क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनको इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इनमें से कौन सा देश है जो कि नेत्रहीनों के लिए चौथे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो अब जो नेक्स्ट एडिशन होगा नेत्रहीनों के लिए जो T20 वर्ल्ड कप होता है, इसका जो चौथा संस्करण होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए मैंने आपको बताया इससे पहले जो इसके तीनों संस्करण हुए हैं उसकी मेज़बानी भारत ने की है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो भारत में नहीं होगा, वो आयोजित किया जाएगा पड़ोसी देश पाकिस्तान में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये कब होगा? ये सन 2024 के अंदर आयोजित होने वाला है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा होगा? तो ये देश होगा अपना भारत, क्योंकि हाल ही में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि ट्राई, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, उन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही भारत के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और इस तरीके से ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया है? भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो है जिसका नाम है T13, ये कहाँ पर बनाई गई है?
तो इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कितनी लंबी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 12.89 किलोमीटर। कटरा से लेकर के, जम्मू कश्मीर में कटरा से लेकर के बनिहाल के बीच में जो 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई जा रही है, उसी के हिस्से के रूप में ये जो टनल है ये बनाई गई है। एस्केप टनल का मतलब ये है कि किसी भी आपात स्थिति में इस टनल के जरिए बचाव और राहत कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। इनमें से कौन सा शहर फरवरी से जुलाई 2023 के बीच में G20 बैठकों के हिस्से के रूप में अर्बन 20 की मेजबानी करेगा? यहाँ पे अर्बन 20 का मतलब है, इसको वैसे शॉर्ट में U20 बोलते हैं। इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों के विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो अर्बन 20 की जो मेजबानी है वो दी गई है गुजरात के अहमदाबाद शहर को। अहमदाबाद शहर जो है वैसे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा मिला हुआ है, तो यही मेजबानी करेगा अर्बन 20 2023 की। यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में दिसंबर महीने के अंदर ही भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान देश के तमाम शहरों में 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा। तो उसी में अर्बन 20 की मेजबानी करेगा अहमदाबाद शहर। अब ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो धरती पर जहां जहां भी पानी है उसका पहली बार ग्लोबल सर्वे किया जाएगा, वैश्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसके लिए नासा और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है यानी कि CNES, दोनों ने मिल करके एक मिशन लॉन्च किया है और उस मिशन का नाम है SWOT, स्वॉट मिशन, जिसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन। तो इस मिशन के अंतर्गत जो धरती पर सरफेस वाटर है उसका पहला ग्लोबल सर्वे किया जाएगा। वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में विश्व स्तर पर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश करने के मामले में जो देश नंबर 1 पर है वो है चाइना। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है अपना भारत। तो भारत ने इस मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो प्रकृति को बचाने के लिए जो जैव विविधता सम्मेलन होता है, इस बार COP15 का आयोजन किया गया है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे आपको बता दूं कि 2022 में ये जो जैव विविधता सम्मेलन है इसकी मेजबानी दी गई थी चीन को, और चीन के कुनमिंग में, चीन के अंदर एक जगह है कुनमिंग, यहीं पर इसका आयोजन होने वाला था अक्टूबर महीने में। लेकिन वहां पर जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे उसी के चलते इसको स्थानांतरित करके कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया है अभी दिसंबर महीने में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया है और इसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र यादव। किस देश ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो जो पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ये 4 साल में एक बार होता है। इस बार ये हाल ही में आयोजित किया गया था कतर के अंदर और इसको जीत लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना का ये तीसरा खिताब है। इससे पहले भी अर्जेंटीना 2 बार जीत चुका है। इस बार अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया था? फाइनल में इसने हराया है फ्रांस को। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला कौन से स्टेडियम के अंदर खेला गया है? तो जो फाइनल मैच हुआ था 18 दिसंबर को, यानी कि फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में, वो खेला गया था लुसेल स्टेडियम में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग यहाँ पर एक साथ देखने वाले हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका आयोजन हुआ है कतर के अंदर। कतर के अंदर इसका आयोजन किया गया है और ये इसका 22वां संस्करण था। ये इसमें कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? टोटल 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत शामिल नहीं था। चैंपियन की बात करें तो मैंने आपको बताया अर्जेंटीना इस बार चैंपियन बना है और तीसरी बार इसने ये खिताब जीता है। यहाँ पर रनर अप यानी कि उप विजेता रहा फ्रांस। अब फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। जब भी कोई फुटबॉल टूर्नामेंट होता है तो ये कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है उसको दिया जाता है।
तो लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना टीम के कैप्टन थे, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान 7 गोल किए हैं। फिर गोल्डन बूट अवार्ड जो है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा गोल किए हो। तो इस बार के टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं किलियन एम्बाप्पे ने, जो कि फ्रांस के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे साइड में जो हैं ये हैं किलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रांस के हैं। तो इनको सर्वाधिक 8 गोल करने के लिए गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। फिर गोल्डन ग्लव अवार्ड जो है ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। एमिलियानो मार्टिनेज जो हैं ये अर्जेंटीना के गोलकीपर है। तो इनको सबसे बेस्ट गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव का पुरस्कार दिया गया है। यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को, ये अर्जेंटीना के हैं। और फेयर प्ले ट्रॉफी जो है ये इंग्लैंड की टीम को मिली है। तो इस तरीके से इस बार के फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा किया गया है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में जो ट्रॉफी अर्जेंटीना ने जीती है, उस ट्रॉफी का अनावरण किया गया था भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के द्वारा। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल आर हरि कुमार 13 से लेकर के 16 दिसंबर तक किस देश के दौरे पर थे? तो श्रीलंका के अंदर इनको इनवाइट किया गया था भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दिनेश गुणावर्धने। 15 दिसंबर को भारत ने कौन से स्थान से परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत ने अग्नि 5 जो मिसाइल है, जो कि एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हाल ही में परीक्षण किया है ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जिसको पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही इसका परीक्षण किया गया है। जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर और अभी जो परीक्षण हुआ है ये इसकी अधिकतम रेंज के साथ में इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि IEX। IEX का मतलब होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भारत का प्रमुख पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, यानी कि यहाँ पर बिजली की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो FAO है, इसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। तो उससे पहले हाल ही में इसका उद्घाटन समारोह जो है ये रोम इटली में आयोजित किया गया था, जहां पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसका उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है। प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा को कब मुक्त कराया गया था? 19 दिसंबर सन 1961 को। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। तो इसी कारण से हर साल 19 दिसंबर के दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा के अंदर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। अब यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। और याद रखिएगा जो भारत के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। विश्व बहाली दिवस यानी कि वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे, ये प्रकृति को बचाने के लिए होता है। ये 14 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। फिर 16 दिसंबर को होता है विजय दिवस, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 के अंदर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो उसमें भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। 18 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो भारत के अंदर होता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यानी कि भारत में माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए ये मनाया जाता है हर साल 18 दिसंबर को। फिर अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन में आप जानते हैं टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और उन्हीं में से एक है अरबी लैंग्वेज। तो इसके लिए जो दिन होता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके कल्याण के लिए ये दिवस होता है हर साल 18 दिसंबर को। इसकी थीम रखी गई है इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू
प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर 19 दिसंबर को मैंने आपको बताया हर साल होता है गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, टू प्रमोट सॉलिडेरिटी एमंग ऑल। यह है इस बार की इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे की थीम। हाल ही में किस देश ने FIH महिला नेशंस कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो ये टूर्नामेंट पहली बार हुआ है। ये महिलाओं के लिए हॉकी की एक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था। ये कहाँ पर हुआ है? तो स्पेन के अंदर एक शहर है वेलेंसिया। स्पेन के वेलेंसिया शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसको जीत लिया है भारत देश ने। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने स्पेन को ही फाइनल में हरा करके जीता है, यानी कि जहाँ पर हुआ था उसी देश की टीम को भारत ने हरा करके FIH महिला नेशंस कप को जीत लिया है, जो कि पहली बार हुआ था। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के मामले में कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो भारत के अंदर एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके अंतर्गत भारत के हर एक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ ID कार्ड जारी किया जाएगा, जिस पर उसकी सारी जो मेडिकल जानकारी है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स को उस पर रखा जाएगा। तो इसके अंतर्गत जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक ID जनरेट होती है जिसको बोला जाता है आभा नंबर, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। तो इस तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के मामले में टॉप किया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने। तो इसी कारण से इसको यहाँ पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड टूर का जो साल का आखिरी टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स। तो इस बार ये कहाँ पर हुआ है? ये थाईलैंड के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन जो हैं ये डेनमार्क के फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इस बार इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। और महिलाओं में किसने जीता है? तो महिलाओं में जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो साल के आखिरी टूर्नामेंट में यहाँ पर महिला सिंगल्स को जीता है अकाने यामागुची ने, जो कि जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है। 17 दिसंबर 2022 को 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया है? तो 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव हाल ही में आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर, और भारत के जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड कंट्री ने एक ऐसा टोबैको लॉ पारित किया है जिसके जरिए जिन भी लोगों का जन्म 1 जनवरी 2009 या फिर उसके बाद हुआ है उन लोगों को तंबाकू की बिक्री नहीं की जा सकेगी। और इस तरीके से धीरे धीरे करके न्यूजीलैंड में आगे चल करके पूरी तरीके से स्मोकिंग को बैन कर दिया जाएगा। इनमें से किस देश के अंदर चल रहे व्यापक प्रदर्शनों के चलते 14 दिसंबर को राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पेरू। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, और यहाँ पर जो पिछले राष्ट्रपति थे उनको हाल ही में हटाया गया था महाभियोग चला करके। उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उसको संभालने के लिए यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। यहाँ पर आपको पता होगा पेरू के अंदर हाल ही में यहाँ की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है डीना बोलुआर्टे। तो उन्होंने ही यहाँ पर 30 दिनों का नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच काजिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो काजिंद नाम का जो अभ्यास होता है ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित होने वाला आर्मी का अभ्यास है। तो इस बार ये कहाँ पर हुआ है? इस बार इसका आयोजन किया गया है मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई के अंदर इसका आयोजन किया गया है और ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण 16 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो सूर्य किरण नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार ये कहाँ पर हुआ है? इस बार ये नेपाल के अंदर ही आयोजित किया गया है।
किस शहर की स्थानीय असेंबली ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है? यानी कि इस शहर के अंदर 2025 के बाद जो भी घर बनेगी उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो घरेलू कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना चाहता है ये देश। तो ये देश कौन सा है? ये देश है जापान। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, यहीं की स्थानीय असेंबली ने इस तरह का जो कानून है वो पारित किया है। कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। तीसरे नंबर पर आता है अपना भारत, यानी कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। फिर चौथे स्थान पर आता है रसिया और पांचवें स्थान पर आता है जापान। तो कार्बन उत्सर्जन के मामले में जापान जो है वो पांचवें नंबर पर है। और यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने लक्ष्य के साथ यहाँ पर टोक्यो के अंदर ये जो फैसला है वो लिया गया है कि 2025 के बाद से जो भी यहाँ पर नए घर बनेंगे उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल होता है, तो 2022 वाला जो संस्करण है ये अब इस साल नहीं होने वाला है। ये 2023 के जनवरी महीने में 21 से लेकर के 24 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो जगह चुनी गई है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रेड ग्राम का हिंदी में मतलब होता है अरहर। तो तंदूर क्षेत्र जो है ये तेलंगाना के तंदूर क्षेत्र में जो अरहर उगाई जाती है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। हाल ही में भारत सरकार ने कुल 9 जीआई टैग्स दिए हैं, यानी कि 9 अलग अलग उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस तरीके से भारत में अब जीआई टैग उत्पादों की टोटल संख्या हो चुकी है 432। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो राज्य है कर्नाटक। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो 9 प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है ये कौन कौन से हैं। तो इनमें से एक तो है गमोचा या फिर इसको गमोशा भी कहा जाता है। ये एक तरह की टॉवल है जो कि आसाम के अंदर लोगों द्वारा यूज़ की जाती है। फिर दूसरा है अलीबाग वाइट अनियन। तो अलीबाग जो सफ़ेद प्याज है ये महाराष्ट्र के अलीबाग में उगाई जाती है। महाराष्ट्र के अलीबाग ज़िले में इसका उत्पादन किया जाता है और इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। गमोचा मैंने आपको बताया ये आसाम की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका संबंध आसाम से है। फिर अगला है तंदूर रेड ग्राम, जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो तेलंगाना के तंदूर क्षेत्र में ये अरहर उगाई जाती है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। फिर इसके बाद अगला है रक्त से कार्पो एप्रिकॉट। एप्रिकॉट हिंदी में बोलते हैं इसको खुबानी। तो रक्त से कार्पो एप्रिकॉट जो है ये लद्दाख के अंदर उगाई जाती है और इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिर ये तो हो गए 4। इसके अलावा जो 5 अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के सभी केरल राज्य के एग्रीकल्चरल उत्पाद हैं, यानी कि कृषि उत्पाद हैं। इन सबको जीआई टैग मिला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल की एक रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है जिसका लोकल नेम है अड्डापड्डी तुरुवा। फिर इसके अलावा कोडुगल्लूर पोटू बेल्लारी, ये एक तरह की स्नैप मेलन है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। फिर इसके अलावा कंथलूर वटावडा वेलुथुली, ये एक तरह का लहसुन है जो कि केरल में उगाया जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिर अट्टापड्डी अट्टू कोम्बू आवरा, ये एक तरह की डोलिकोस बीन है यानी कि सेम, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिर आखिर में है ओनाट्टुकारा एल्लू, ये एक तरह की सी सेम है यानी कि तिल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इस तरीके से कुल 9 उत्पाद हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर इसको मैंने लिस्ट में भी लिख दिया है, एक एक करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के अंदर 114 नमक क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो नमक क्लिनिक्स की हाल ही में शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने हाल ही में राज्य के सभी जिलों में नमक क्लिनिक की शुरुआत की है, जिसके जरिए राज्य के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो परिषद होती है इसकी हाल ही में 48वीं बैठक हुई है, जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। और भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक के दौरान जीएसटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एथेनॉल पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके कितने परसेंट कर दी गई है। तो एथेनॉल पर अभी तक जीएसटी रेट लगता था 18%, अब इसको घटाकर कर दिया गया है 5%। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी को कम किया है। जैसे कि एक तो है जो दालों की चूरी होती है, उस पर जीएसटी जो है वो 5% लगता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा पेट्रोल में मिक्स करने के लिए रिफाइनरीज को जो एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल सप्लाई किया जाता है, उस पर जो जीएसटी रेट है पहले 18% लगता था, अब उसको कम करके कर दिया है 5%। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने निम्न में से किसे नया चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया है। तो WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन होंगे ये आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेरेमी फरार। ये एक ब्रिटिश चिकित्सा शोधकर्ता हैं और इनको WHO का नया मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है। इससे पहले इस पद पर एक भारतीय थी जिनका नाम था गीता गोपीनाथ, लेकिन ये नवंबर महीने में ही रिटायर हो गई है। तो इनके बाद अब बनाया गया है यहाँ का चीफ साइंटिस्ट जेरेमी फरार को। WHO की अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। इनमें से कौन सा देश 19वें फुटबॉल क्लब विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप जो है यानी कि क्लब लेवल पर जो वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, इसका 19वां संस्करण 1 से लेकर के 11 फरवरी 2023 के बीच में होने वाला है और इसकी मेजबानी मिली है मोरक्को देश को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 दिसंबर 2022 को किसने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जो ईवी यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, इसके जरिए जो इलेक्ट्रिक वाहन के चालक हैं वो आसानी से अपने आसपास जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आसपास के जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं उनके बारे में सूचित करेगा। तो इसको लॉन्च किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पहला क्वेश्चन है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दिसंबर के तीसरे सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।